कितनी अमाउंट का रिफंड्स क्लेम किया जा सकता है, कानून के हवाले से क्या कहता है और प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? कायदा मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से एक बहुत बड़ा न्यूज आपको ब्रेक कर रहा हूँ कि रिटर्न के अंदर रिफंड का पोर्शन ही नहीं है। ये आपने सरकार नहीं देना, सरकार ने आपको देना, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सेस में कट चुका है। हम कानून की मंशा के मुताबिक नहीं चलता, वो एफबीआर की मंशा के मुताबिक चलता है। कि एक बंदा फाइलर है, वो चाहे सोल प्रोप्राइटर है, चाहे कंपनी है, चाहे एओबी है, वो अपनी एक रिटर्न फाइल कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर्स के पास कॉफी पीने के अलावा टाइम बहुत कम होता है, वो मीटिंग्स करते होते हैं। कहीं हमारी एफबीआर की हठधर्मी है कि हम टैक्स पेयर भी इसमें डिस्टर्ब होता है, कंसल्टेंट भी इसमें डिस्टर्ब होता है। और प्रोसीजरल डिफेक्ट क्या है कि हमें जब अफसर के पास जाना पड़ता है, अफसर के अलग से नखरे उठाने पड़ते हैं। पिछले साल हुकूमत ने 470 अरब रुपए के रिफंड्स अदा किए। ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल यही है कि आपको फिजिकली अफसर के पास जाना पड़े आपका लॉफुल रिफंड एडजस्ट करने के लिए। पिछले तब साल बनेगा जब आपका एक्सेस में टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है, तो फिर आपका रिफंड में जाएगा। फिर जितने भी लोग रिटर्न फाइल नहीं करवा रहे, अगर वो करवाएं तो अगर टैक्स लायबिलिटी उन पर थोड़ी होगी तो फंड्स तो फिर करोड़ अरबों में बन जाएगा वहाँ। इमरान खान साहब के दौर में 2019 में इंस्पेक्टर लेवल का जो फर्स्ट एसएससी ऑफिसर था, उसको पावर दे दी गई कि तुम 1 लाख रुपए और उससे नीचे तक का रिफंड ऑटो कर सकते हो। कि वाकई में रिफंड मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो क्या मैं उसको अगले साल अपनी सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ? कानून के मुताबिक यस, प्रैक्टिकली नो। नए रिफंडों के ऊपर तो बंदूकें भी निकल आती है सर। बजट है 2026 का, वो 12,000 बिलियन का है। फिर टैक्स पेयर को अपना कानूनी हक लेने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? उसके लिए ऑर्डर कंपलसरी है, लेकिन अगर एडजस्ट करेंगे उसके लिए 177 कंपलसरी नहीं है। आपने मक्खियों के छत्ते को हाथ डालिए। आज मैंने जो लायबिलिटी एडजस्ट करनी है, मैं एफबीआर के पास जाऊंगा। ये टैक्स पेयर के साथ आप समझ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है। एक बंदा अपना कानूनी हक भी नहीं ले सकता, 3 साल के अंदर एडजस्ट भी नहीं कर सकता उसको। इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है? वो कह रहे हैं कि सारे टैक्स पेयर चोर हैं। अगर एफटीओ के पास बंदा रिफंड के लिए चला जाए तो उसके केस खुल जाए, तो फिर ये तो टैक्स पेयर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पैसरों के साथ मैं हूं ज़लीबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफंड्स इनकम टैक्स में लिए जाते हैं और सेल टैक्स में भी। रिफंड्स लेना कितना आसान है, कानून क्या कहता है और कौन लोग जो रिफंड है वो वसूल कर सकते हैं, और ये कितनी कैपेसिटी इसकी होती है, कितनी अमाउंट होती है जिस पर फंड्स क्लेम किया जाता है। क्योंकि सैकड़ों ताजर बरादरान, बड़ी बड़ी फर्में रिफंड्स ना मिलने की वजह से बंद हो चुकी हैं। ये टैक्स पेयर का कानूनी हक है, लेकिन कानूनी हक लेने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उमैर बाजवा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद है यासर अकरम कुरैशी साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। उमैर बाजवा साहब, सबसे पहले सर आपकी तरफ आऊंगा। पहले तो ये बताइएगा रिफंड्स होते क्या है और ये क्लेम कौन करते हैं? कि जब भी कोई टैक्स पेयर रिटर्न सबमिट करवाता है, तो उसमें जब उसको एक्सेस अमाउंट उसको मिलती है रिफंड, पहले ये बताते हैं कि रिफंड है क्या। टैक्स पेयर जब रिटर्न फाइल करता है तो उसमें उसकी एक लायबिलिटी क्रिएट होती है कि आपकी फॉर एग्जांपल आपकी 100 रुपीज़ आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई है। अब फॉर एग्जांपल उसकी डिडक्शन जो है, जो उसका ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, वो 1000 है, वो 1000 डिडक्ट कटा हुआ है और उसकी लायबिलिटी जो है वो 100 रुपये है। अब वो जो 1000 रुपये है वो 100 से माइनस होगा, वो आपका रिफंड क्रिएट हो जाएगा। यानी कि ये एक्सेस अमाउंट है। जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम रिफंड कहते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कि रिफंड आपका एस्टेब्लिश हो गया। ये आपने सरकार ने देना, सरकार ने आप देना, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सेस में कट चुका है। अच्छा, अब ये है कि अब इसकी बाइफरकेशन कर लेते हैं कि क्या क्या है। ये एक तो इनकम टैक्स का रिफंड होता है, जो कि सेक्शन 170 में होता है, उसकी एप्लीकेशन फाइल होती है। जो सेल्स टैक्स में फाइल होता है वो सेक्शन 67 है। अब ये देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। अब मैकेनिज्म ये है कि जब आप एक रिफंड आप एस्टैब्लिश हो जाए, जो इनकम टैक्स का मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि अगर आपका एक रिफंड एस्टैब्लिश हो गया है तो आप लॉ ये कहता है कि आप उसको विद इन 3 इयर्स प्रेस्क्राइब्ड उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन। ठीक है। दूसरा ये है कि जब आपने उसको अप्लाई कर दिया तो आपको 60 डेज के अंदर अंदर आपको रिफंड जो है वो सैंक्शन हो जाएगा विद इन 60 डेज। कानून के मुताबिक एक बंदा क्लेम करता है 60 दिन में उसको फंड मिलना चाहिए। जी जी, कानून के मुताबिक 70 में लिखा हुआ है। अच्छा, वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, अपने उसके साथ एविडेंस लगाएगा, उसको सबमिट करेगा। उसके बाद उसको डिपार्टमेंट अब क्या करेगा, डिपार्टमेंट उसकी स्क्रूट नहीं करेगा। पहले तो ये होता है कि आप जिस साल का आप रिफंड ले रहे हैं उस साल का कंप्लीट ऑडिट होता है। जो जो चीज़ें उसने क्रेडेंशियल्स पुट की हुए हैं उसका वो कंप्लीट ऑडिट करेगा। जब वो ऑडिट करेगा उसको स्क्रूटनाइज कर लेगा, उसको चेक करेगा जो उसके रिडक्शंस हैं वो वेदर ठीक है, उसके सीपीएस ठीक है।
जब वो उसको एग्जामिन कर लेगा देन उसको 170 का ऑर्डर कर देगा, उसके बाद वो क्यू में लग जाएगा और उस बाद जो फाइफो मेथड है फट से उसको जो है वो रिफंड उसके सैंक्शन हो जाएगा, उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मैं साहब जो रिफंड्स हैं सब तो बड़ी बड़ी फर्मों के, बड़े बड़े संतकारों को जो रिफंड्स मिलते हैं, वो ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं, उसमें उनके रिफंड्स बन जाते हैं। जो उनको नहीं मिलते तो वो फर्म आगे चलाने के लिए जब उन रिफंड्स रुक जाता है तो वो अपना कारोबार ठप कर लेते हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं जब रिटर्न फाइल करते हैं उसको रिफंड, जब टैक्स का हम लायबिलिटी को चेक करते हैं, आपके टैक्स पेयर ने 1000 रुपया मिसाल के तौर पे दिया है, तो अगर लायबिलिटी उसकी 100 रुपये बन गई तो 900 रुपये 900 का रिफंड ले ले सकता है। फिर जितने भी लोग रिटर्न फाइल नहीं करवा रहे, अगर वो करवाएं तो अगर टैक्स लायबिलिटी उन पे थोड़ी होगी तो फंड्स तो फिर करोड़ अरबों में बन जाएगा आवाम का। अब सवाल ये बनता है कि वेदर उनका टैक्स पहले से डिडक्ट हुआ है कि नहीं। अब तो हर चीज़ में होता है, मोबाइल आप चेक करें उसमें भी होता है, बिजली का बिल देखो उसमें भी होता है, बैंक के ट्रांजैक्शन करें उसमें भी होता है। तो लेना अब ये है कि जब मैं अभी फिलहाल जो बात मैंने की है वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से की ठीक है। कि एक बंदा फाइलर है, वो चाहे सोल प्रोप्राइटर है, चाहे कंपनी है, चाहे एओबी है, वो अपनी एक रिटर्न फाइल कर रहा है। अब जब रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसने जाहिर सी बात है उसके अंदर अपना रेवेन्यू पुट करना है, इनकम पुट करनी है, अपने एक्स्ट्रा पुट करना है। बिल्कुल ठीक है। उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, एंड पे उसकी कंप्यूटेशन बनेगी, कंप्यूटेशन में उसकी एक चार्जेबिलिटी बनेगी। अब वो ये है कि अगर तो उसका टैक्स विदहेल्ड हुआ है ऑलरेडी, तो फिर तो जो लाइबिलिटी है वो कम है, तो फिर ही रिफंड बनेगा ना। अगर लाइबिलिटी उतनी बन रही जितना उसका विदहेल्ड हुआ फिर तो रिफंड बनेगा ही नहीं। पिछले कब बनेगा जब आपका एक्सेस में टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है, तो फिर आपका रिफंड में जाएगा। इस तरह तो वो मतलब हर किसी का तो नहीं बन सकता, वो उसी का होगा जिसका ऑलरेडी डिडक्शन हुई है। पिछले साल हुकूमत ने 470 अरब रुपए के रिफंड्स अदा जी। किए। इस पहले 3 माह में हुकूमत ने 157 अरब के रिफंड्स अदा किए हैं। जी, 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 बिल्कुल ऐसे ही। ये रिफंड्स मिलते किन लोगों के हैं बस? उन्हें कभी लिस्ट आती है, कभी लोगों को पता है, कभी लोगों को मिल है ना, इसमें कंबाइंड फिगर उन्होंने दी हुई है जिसमें इनकम टैक्स भी शामिल है और सेल्स टैक्स भी शामिल है। एक कंबाइंड फिगर है, ठीक है। अब जो सेल्स टैक्स का है वो इसकी जाहिर सी बात है परसेंटेज डिफरेंट होगी, इनकम टैक्स की परसेंटेज डिफरेंट होगी। अब आपका सवाल ये है कि अब ये कौन से लोग हैं? अब वो ये लोग यही हैं कि जिनका एक्सेस में डिडक्शन हुई है। अब कंपनी है, एओबी है, जिनकी मिलियंस में बिलियंस में जो है वो उनका रेवेन्यू है, उनके टैक्स कटे हुए हैं और उनके रिफंड में जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ है। अब उनका क्या, वो पावर कंस्ट्रक्शन उनका जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है। अब वो क्या है कि वो बेसिकली नॉन उनको टैक्स एग्जाम है, लेकिन वो टैक्स कट रहा है उनका। उसके ऊपर उनकी सर्टेन टैक्स एग्जेम्पशंस हैं जो कि रिड्यूस रेट पे है। सर्टेन उनको इम्यूनिटी दी हुई है लॉ ने, ठीक है, क्योंकि वो पी है, परमानेंट नॉन एस्टेब्लिशमेंट में आती है, उनको सर्टेन इम्यूनिटीज दी हुई है। अब वो जो सर्टेन इम्यूनिटीज के बेस पे उनका जो टैक्स ऑलरेडी बिलियंस में उनकी डिडक्शन हुई होती है, और अब वो जब जाहिर सी बात है बिलियंस में डिडक्शन है, अब लायबिलिटी उनकी कम है और इसका मतलब उनके फंड्स बिलियंस में जा रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, वो ज़ाहिर वो वही मैकेनिज्म वही है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, डिपार्टमेंट्स को परस्यू करेंगे कि ये जनाब हमारा रिफंड एस्टैब्लिश कर रहा है, आप इसको को देखें। उसको एग्जामिन करेगा और वो जितना वो देखेगा वाकई में आपकी जो डिडक्शंस है वो वैलिड है, वो उसको स्क्रूटनाइज करेगा, उसके बाद आपको रिफंड सैंक्शन कर देगा। अब पॉइंट इज़ दैट कि मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये था कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में उन्होंने जो रिफंड सैंक्शन किया है ना, 1 लाख से ऊपर वाली जितनी भी अमाउंट है ना, उनको उन्होंने सैंक्शन किया है। या के ऊपर वाली 1 लाख से, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। 1 लाख तक से ऊपर वाली अमाउंट जो है ना, वो करोड़ भी हो सकती है। उन्होंने चेकलिस्ट बनाई और जो 470 बिलियन की फिगर है ना, वो उनको एलोकेट किया उन्होंने। ठीक है। अब ये है कि अब जिसकी जो जैसे मल्टीनेशनल है, जिनका अरबों खरबों का टैक्स जो है वो डिडक्ट किया होता है और लायबिलिटी जो है वो उनकी उतनी नहीं है जितनी उस स्लैब रेट के मुताबिक है, और वो रिफंड में जा रहा है, तो वो फिर उसको एप्लीकेशन फाइल करते हैं और देन वो जो है रिफंड लेते हैं। अच्छा, अब ये तो मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी तरफ ये आ जाते हैं कि ये वाकई में इतना जो लॉ में बताया जा रहा है वो आसान है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा पर में है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वाकई में रिफंड मिलते हैं कि नहीं मिलते। लॉ ने तो कह दिया बस ठीक है, आप 45 डेज में और 60 डेज में मिल जाने चाहिए, लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये मिलते हैं कि नहीं मिलते। अब ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी सी डिबेट है कि भाई उसमें क्या होता है, क्या हर्डल्स हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में और 2023 में और 2025 में और 2026 में ये आप देखेंगे तो बेशुमार अगर वो कानून के मुताबिक उमर साहब क्योंकि जैसे मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि जैसे हमारा बजट जो है वो पिछले साल का हमारा जो बजट एफबीआर का था वो 9,200 अरब का था। जी जी उन्होंने कहा रिड्यूस कर हाँ, अब उन्होंने कहा कि इस पे उन्होंने चेक लगा दी कि अब रिफंड्स पिछले साल से उन्होंने एक किस्म के उन्होंने ऑब्स्टेकल लगा दी कि भाई इतना बजट है, हम रिफंड मजीद नहीं देंगे। अब इस साल का जो बजट है 2026 का वो 12,000 बिलियन का, मोर देन 12,000 बिलियन है।
अब इस टाइम भी अभी अगर करंटली अगर सिचुएशन अब अगर आप पूछेंगे तो यही है कि अभी भी स्टिल ऑब्स्टेकल है। आप रिफंड लेने जाएंगे, डिपार्टमेंट आपको कहेगा भाई नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्टन हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, एफटीओ जाएंगे, फलां जाएंगे, डायरेक्शंस देंगे, फिर जाकर आपको मिलेगा। अब ये कि इस पे लंबी डिबेट है जिसपे उनको मुताबिक मिलता तो फिर एफटीओ के पास जाने की जरूरत जाने का और अदालतों के पास जाने का जरूरत ही ना पेश है। लेकिन इशू ये है कि टैक्स पेयर को वो जो उनकी ड्यू डिलीजेंस है उसको पूरा नहीं किया जाता। या सर अकरम साहब, आप रिफंड्स को क्या समझते हैं? जब रिटर्न बनती है क्या उसके साथ इसको एडजस्ट किया जा सकता है? कानून क्या कहता है? रिटर्न के अंदर जो टैक्स बनता है, फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपया बनता है, तो वो 100 रुपया कानून के मुताबिक आप अगले 3 सालों में अपनी अगली रिटर्नों में भी एडजस्ट कर सकते हैं। जिनके 3 साल आगे फ्यूचर में था तो वो उसमें लायबिलिटी में जमा हो सकता है। फ्यूचर में भी लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसको रिफंड कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी एफबीआर ऑफिशियल्स ने सिस्टम के अंदर एक चेक लगाया हुआ है, जिसको आप जैसे रिफंड क्लेम करते हैं उसको जीरो कर देते हैं। इतना बड़ा सिस्टम उसको कबूल नहीं करता। सिस्टम उसको कबूल ही नहीं करता। उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको मुतलका अफसर के पास जाना पड़ता है। अफसर आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखता है, वो कंप्लीट ऑडिट करता है। वो एक थोड़े से रिफंड के लिए जो मेरा लीगल राइट है कि मैं आपसे वापस नहीं मांग रहा, मैं अपनी अगली लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करवा रहा हूँ, आप उसको ऑडिट करें ना। आपको 177 के अंदर पावर है, आपको अदर और बहुत सेक्शंस हैं। अगर मैंने गलत क्लेम किया तो मुझसे रिसीव कर लें, लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न मुझे वो अलाउ करना चाहिए। उसके लिए भी अब जैसे 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, आज मैंने कोई रिटर्न फाइल करनी है, आज मैंने जो लायबिलिटी एडजस्ट करनी है, मैं एफबीआर के पास जाऊंगा, मुझे महीना 2 महीने को लगा देंगे, उसके बाद फिर मेरी उल्टी डिमांड निकाल देंगे, मेरी रिटर्न कहाँ जाएगी? तो जो सिस्टम का चेक है उसको पहले दूर करना चाहिए। इंतहाई मुश्किल काम है। आपकी रिटर्न के अंदर रिफंड होता है, वो एडजस्ट कानून के मुताबिक एडजस्टेबल है, टर्म कहता है उसे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हुआ हुआ। तब वो कानून की मंशा के मुताबिक नहीं चलता, वो एफबीआई की मंशा के मुताबिक चलता। बिहार ने बकायदा चेक लगाया हुआ उसके ऊपर। देखें, इट इज अगेंस्ट द लॉ। जब लॉ कहता है कि मैंने ये रिफंड लेना है और मैं अगले 3 सालों में उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, तो भाई मुझे देना चाहिए ना। मेरा जो रिटर्न का फॉर्म है उसके अंदर मुझे रिफंड होना चाहिए। तो इट इज आवर, हमारी एफबीआर की हठधर्मी है कि हम टैक्स पेयर भी इसमें डिस्टर्ब होता है, कंसल्टेंट भी इसमें डिस्टर्ब होता है, और प्रोसीजर डिफेक्ट क्या है कि हमें जब अफसर के पास जाना पड़ता है, अफसर के अलग से नखरे उठाने पड़ते हैं। फिर टैक्स पेयर को अपना कानूनी हक लेने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल यही है कि आपको फिजिकली अफसर के पास जाना पड़े आपका लॉफुल रिफंड एडजस्ट करने के लिए। रिफंड लेना एक और प्रोसेस है, रिफंड कैश इशू करने का एक पॉलिसी है, उसका रिफंड पेमेंट ऑर्डर होता है, उसका एक बोर्ड बैठता है। एडजस्ट कराना तो मेरा और कंसर्न अफसर का राइट है ना। तो कंसर्न आरटी को क्या इशू है, मेरा रिफंड क्यों नहीं क्लेम करता? नए रिफंडों को ऊपर तो बंदूकें भी निकल आती है सर, ये तो ना वो क्लेम तो बताइए। कल आती है। मसला ये है कि सर एक टैक्स पेयर को कंसल्टेंट की फीस पे करनी पड़ती है, अफसर की बातें सुननी पड़ती हैं, अफसर से थ्रेट सुनना पड़ता है कि हम तुम्हारा ऑडिट खोल देंगे, हम तुम्हारी ये चीज ऐड कर देंगे। ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। वो क्या कहे, उसको कहता है फिर मुझे रहने नहीं दे। अगर एफटीओ के पास बंदा रिफंड के लिए चला जाए तो उसके केस खुल जाते जी सर, नहीं वो तो एक जनरल 177 कंपलसरी है हर बंदे का। रिफंड लेने के लिए कंपलसरी, रिफंड एडजस्ट करने के लिए 177 कंपलसरी नहीं है। ये भी एक आपके प्रोग्राम की तरफ से टैक्स पेयर को ये पता। कैश लेने की या उससे लेने की उसकी कंपलसरी है। उसके लिए ऑर्डर कंपलसरी है, लेकिन आप एडजस्ट करेंगे उसके लिए 177 कंपलसरी नहीं है। तो एफटीओ के पास जितने भी केसेस जाते हैं वो रिफंड लेने के लिए होते हैं, लेने के लिए होते हैं, यानी एडजस्ट के लिए नहीं। एडजस्ट के लिए नहीं होते। ये तो कहता मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से एक बहुत बड़ा न्यूज आपको ब्रेक कर रहा हूँ कि रिटर्न के अंदर रिफंड का पोर्शन ही नहीं है। आप जैसे डालेंगे 2025 की रिटर्न में आप कह रहे हैं रिफंड्स का कॉलम नहीं है, कॉलम है, उसको सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। 24 में भी नहीं करता, 23 में भी नहीं करता। तो फिर ये तो टैक्स पेयर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है? वो कह रहे हैं कि सारे टैक्स पेयर चोर हैं। अगर उसकी लायबिलिटी सिस्टम ने निकाल रहा, जीरो कर रहा है, तो फिर जो उसका टैक्स बनेगा फिर तो वो अपना कानूनी हक रहते हुए भी टैक्स मजीद देना पड़ेगा। के प्रोग्राम में एक छोटी सी चीज ऐड करता हूँ। मैं एक तनख्वाहदार बंदा हूँ, मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है और मेरी सैलरी पे टैक्स कट रहा है। मैं उस दौरान अपनी पॉकेट मनी जमा करके एक 5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदता हूँ। उस प्लॉट के ऊपर मैंने 50,000 रुपए टैक्स दे दिया। मेरी तो लायबिलिटी है नहीं, तो क्या मैं उसको अगले साल अपनी सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ? कानून के मुताबिक यस, प्रैक्टिकली नो। अब देखिए, मैंने अपनी हक हलाल की कमाई थी, मैंने टैक्स दिया हुआ था उसके ऊपर, तो मुझे सिस्टम उसको अलाउ करना चाहिए। मैं वो लेके जाऊंगा एफबीआर के पास, एफबीआर मुझे 3 महीने 4 महीने घुमाएगा, फिर जाके मुझे अफसर कहेगा ठीक है जी आपका बंदा, उसके लिए फिर उसका एडजस्टमेंट का ऑर्डर करेगा। वो जैसे रिफंड पेमेंट ऑर्डर होता है, इस तरह एडजस्टमेंट का भी सर्टिफिकेट होता है जो फिर IRIS के अंदर अपडेट होता है। अच्छा यस सर, कितनी अमाउंट का रिफंड्स क्लेम किया जा सकता है? कानून के हवाले से क्या कहता है और प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? सर इसमें मैं आपको एक बात अंडरस्टैंड करा दूं कि इमरान खान साहब के दौर में 2019 में इंस्पेक्टर लेवल का जो फर्स्ट एसएससी ऑफिसर था, उसको पावर दे दी गई कि तुम 1 लाख रुपए और उससे नीचे तक का रिफंड ऑटो कर सकते हो। 2 लाख से नीचे? 1 लाख रुपया और या उससे नीचे
जी 99,000 से नीचे आप जो टैक्स पेयर है उसको रिफंड आरपीओ इशू कर सकते हो। असिस्टेंट कमिश्नर उसका ऑर्डर पास करता था, ये ऑटो सिस्टम था, छोटे बंदे को नीचे दे दिया जाए। लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक उस तब थोड़े से रिफंड हुए भी हैं, लोगों को 25-25 हजार भी मिला है, जो लो इनकम लोग थे किसी का 20,000 मिला है। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी ये है कि जिस बंदे का 10 लाख रुपए भी रिफंड है उसको क्लेम नहीं करना चाहिए, क्लेम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों? मिलना नहीं है। सर मिलना नहीं है, 10 लाख से ज्यादा उसका खर्चा आ जाता है, आपको एक वकील करना पड़ता है, आपको चीजें मैनेज करनी। जब वो आपको 177 खोलते हैं 20 चीजें निकाल देते हैं। और ये हकीकत बात है, हमारा टैक्स रिटर्न जो फाइलिंग सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा एरर्स होती हैं, कंसल्टेंट्स भी एरर्स करते हैं और टैक्स पेयर भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो अगर 4-5 लाख रुपए टैक्स है तो अगर तो एडजस्टेबल है तो एडजस्ट कर लें, क्लेम ना करें। क्लेम ना करें। क्लेम करना क्या मतलब ये है कि आप एफबीआर को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आपको ऑडिट करे। आपने मक्खियों के छत्ते को हाथ डालिया। इन सिंपल वर्ड्स कि आप एफबीआर को खुद इनवाइट करें कि मेरा ऑडिट करें और मेरी लायबिलिटी दिखाएं। अब जैसा कि मेरे भाई ने अभी कहा है कि दिस इज अ पॉलिसी कि मेरा 13,000 बिलियन का बजट है, सितंबर क्लोज हो चुका है, मेरा रिकवरी पूरी नहीं हो सकी, रिटर्नों में रिकवरी पूरी नहीं हो सकी, जून में रिकवरी पूरी नहीं हो सकी। यस सर, अभी पहले थोड़ी देर पहले आपने बताया था जो रिफंड्स है 3 साल तक एडजस्ट हो सकते हैं, जी सर, और कितने साल का रिफंड्स बढ़ता रहे तो कितने साल बाद खत्म भी हो जाते हैं खुद ब खुद। 3 साल बाद टाइम बार्ड हो जाता है, टाइम पार्ट कितने साल बाद होता है? आफ्टर 3 यानी 3 साल बाद आप क्लेम नहीं कर सकेगी, वो आपका पैसा जाया गया, रिफंड जाया गया, ना रिफंड ले सकते हैं ना क्लेम कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर, पर एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ये कानून है, आपने विद इन 3 ईयर उसको पॉलिसी को अडॉप्ट करना। एफबीआर तो 6 साल बाद भी केस खोल कर टैक्स वसूली कर लेता है। एफबीआर के पास वो पावर है, वो 10 साल का भी कर सकता है। ये टैक्स पेयर के साथ आप समझ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है। एक बंदा अपना कानूनी हक भी नहीं ले सकता, 3 साल के अंदर एडजस्ट भी नहीं कर सकता उसको। कानून तो ये कह रहा है, जो इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर है वो तो ये कह रही है कि टैक्स पेयर विद इन 6 मंथ वो अपनी पूरे का पूरा क्लेम ले ले, यानी कि 1 साल से भी कम पीरियड के अंदर वो रिसीव कर ले। उसमें सारा प्रोसेस शामिल है, उसका सेक्शन 170 की एप्लीकेशन, उसका 177 का ऑडिट, उसका रिफंड पेमेंट ऑर्डर, उसके बाद जो वो बोर्ड के पास जाता है जहां से पेमेंट इश्यू होती है उसके डायरेक्ट रजिस्टर्ड अकाउंट के अंदर, वो सारा प्रोसेस 6 मंथ के अंदर प्रोसेस होता है। अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर्स के पास कॉफी पीने के अलावा टाइम बहुत कम होता है, वो मीटिंग्स करते होते हैं। वो सही कह रहे हैं। यस सर, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक सर जाने से पहले रिफंड्स कौन, जिस तरह ये हम सुनते आ रहे हैं, फर्में बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, मिलें बंद हो गई रिफंड्स ना मिलने की वजह से, इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरा, अगर रिफंड्स हुकूमत सबका टाइमली, जिस तरह कानून कहता है 60 दिन के अंदर दे दें, तो दे दें तो सिस्टम क्या बैठ जाएगा, या रेवेन्यू कलेक्शन में फर्क पड़ जाएगा, या कोई मुआशी इशारे ऊंच नीच आ जाएगी? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी यासर साहब, देखिए इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला ये है कि क्या रिफंड एफबीआर इशू नहीं करती तो क्या फर्मों को नुकसान होता है? तो मेरे मुताबिक, जुडिशियल माइंड के मुताबिक, नो, फर्म को कोई नुकसान नहीं है। तो चैम्बर से दूसरा पे एहतजाज रहता है, रिफंड्स ना मिलेगा, हमारे कारखाने बंद हो गए, फर्में बंद हो गई, मिलें बंद हो गई। सर ये बात गलत है। रिफंड आपका आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐड किया होता है एज अ रिसीवेबल, और रिफंड कभी भी स्टेट के अगेंस्ट लायबिलिटी आपकी जनरेट रहती है, वो लॉस में नहीं जाता। और जब आप पे कर चुके होते हैं तो एक्सपेंस हो चुका होता है, तो वो मिलना एक सपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन उसमें बिजनेस को नुकसान, ये नहीं कि फैक्ट्री बंद हो जाए। ऐसा कौन सा बात है कि आपको ये रिफंड नहीं मिला और अपनी प्रोडक्शन बंद कर दें? इनको पोर्ट होती है, करोड़ों के अरबों के उनके रिफंड्स बन जाते हैं, जिनको एग्जाम्पशन हुकूमत ने दी होती है। इसमें सर एक बार मैं ऐड कर लूं, इंपोर्टर के रिफंड में और एक्सपोर्टर के रिफंड में डिफरेंस है। इंपोर्टर को इतनी जल्दी से रिफंड नहीं मिलता, ना वो इतनी जल्दी क्लेम कर सकता है। इम्पोर्टर यस, उसके लिए बहुत से मुश्किलात है। रिफंड आसान है तो एक्सपोर्टर के लिए आसान है। जो पाकिस्तानी मसनूआत को दूसरे मुल्कों में पहुंचाता है उसके लिए, एक्सपोर्ट करे उसके लिए आसान है, इंपोर्टर के लिए तो रिफंड लेना, जितनी भी हमने बात की, उससे भी 2 गुना मुश्किल है, क्योंकि इंपोर्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है रिफंड का। इंपोर्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि एडवांस में टैक्स देके अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर देता है, वो फिर आगे कोई टैक्स नहीं देता, उसका बेनिफिट भी ले रहा होता है। रही बात आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही है, तो रिफंड से सर किसी फैक्ट्री को कोई नुकसान नहीं होता। आई एम रियली सॉरी, मैं इसमें एफबीआर के हक में हूँ। एफबीआर ने जितने भी रिफंड रोके उनको फिर क्या फायदा है? रिफंड मिलना एक सपोर्ट है, मेरा लीगल राइट है। जैसे मेरा सैलरी के बाद 30 महीने के बाद मुझे सैलरी मिलना मेरा राइट है, जिस तरह मैं वो चीज पैसे देता हूँ मुझे चीज मिलना मेरा राइट है, इस तरह रिफंड भी एक राइट है। लेकिन अगर आप इसको कहेंगे इस राइट की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही है, बिजनेस तबाह हो रहा है, तो वो ये बात मानने को तैयार नहीं। मैं भी इस चीज को एडमिट नहीं करता। ओके, सेकंड पोर्शन आपका ये है कि अगर एफबीआर सारे रिफंड दे दे तो क्या सिस्टम बैठ जाएगा? तो मैं इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि 2 काइंड्स ऑफ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन आर इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस इतनी स्पीड और इतनी हाई क्वांटिटी में रिसीव करते हैं, एक
रिफंड का पॉलिसी के मुताबिक पोर्शन है 170 मिलियन, 2000 मिलियन, 4000 मिलियन। हम 17,000 13,000 बिलियन का बजट लेके कहाँ से पूरा करते हैं? रिफंड का एफबीआर को बर्डन नहीं होता। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि ये एक स्मूथ सिस्टम होना चाहिए, ऑटो बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, जैसे अदर कंट्रीज के अंदर होता है। जब हम अपने आप को डिजिटलाइज ही कर रहे हैं आज 2025 की रिटर्न के अंदर, बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ टैक्स प्रोफेशनल, ये खुशआइन बात है कि जब हम खोलते हैं तो हम मोबाइल का टैक्स ऑटो आया होता है, बिजली का बिल ऑटो आया होता है, बैंक्स को उन्होंने साथ लिंक कर दिया, बैंकों का टैक्स आया, नादरा को साथ लिंक कर दिया है। इवन के 149 का जो सैलरी का टैक्स है वो भी ऑटो आया होता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, एफबीआर इस पे काम कर रहा है। रिफंड्स को डिजिटल करके हम बच सकते हैं, टैक्स अदाब पे कोई फर्क पड़ेगा, जी सर, मुआशी शारिब को फर्क पड़ेगा। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह एफबीआर ऑफिशियल्स देखते हैं तो इसका फायदा उठाऊंगा। इन द बिगिनिंग आप कम से कम एडजस्टमेंट का फॉर्म तो खोल दें, जो आप इलीगल काम करें। अभी सुबह बीइंग अ लीगल कंसल्टेंट, बीइंग माय ब्रदर, अगर हम एफटीओ में ये दरखास्त देंगे तो एफटीओ फिर शोकस कर देगा। मेरे ही बेसिकली एसोसिएट का एक केस था एफटीओ के अंदर, जिसने ये आपका जो मैसेज वाला सिस्टम अपडेट करवाया। मैनुअल रिटर्न का भी मोटो लिया, उसका ऑर्डर भी आ गया। जी सर। अब इसका मतलब अगर एफबीआर मैनुअल रिटर्न देता है तो उसका भी कोई टाइम लिमिट होगी। जी सर। फिर रिटर्न अब 15 अक्टूबर हम कह रहे हैं आखिरी डेट होगी, फिर आखिरी डेट तो नहीं होगी, इसका मतलब फिर आगे जाएगी डेट। जी, एक्सटेंड हो सकती है। इसी तरीके से जब ऑटो हमारा विद होल्डिंग टैक्स रिसीव होता है तो जैसे हमारे रिटर्न के अंदर आएगा उसके ऊपर एक चेक लगा दिया जाए। अगर वो रीजनेबल बनता है तो कम से कम सिस्टम उसको 3 सालों में मुझे एडजस्ट कर दिया जाए। और रही बात आपकी जो रिटर्न के साथ एआई सिस्टम भी लॉन्च कर दिया गया। अच्छा, इस रिफंड्स के साथ, सर एफबीआर के साथ, सिस्टम के साथ जी, एआई खुद ही जनरेट करेगी, खुद ही सारा कुछ करेगी। सवाल तो उन्होंने अभी लोगों को अट्रैक्ट किया है इंफॉर्मेशन बेस के लिए, बट इसी तरह मोबाइल के नोटिस आ रहे हैं, सारे एआई कर रही है। सारे एआई बेस आ रहे हैं। और एआई का एक्चुअल काम ये होगा कि जो रिटर्न अभी सबमिट हो रही है, ये बहुत बड़ा लिटिगेशन पैदा कर सकती है। नहीं सर आएगा अभी। एआई क्या हमारे हकायक को जान पाएगी? वो जानती है। इस पे तो हम पूरा प्रोग्राम करेंगे। मैं इंटरनेशनल मीडिया पे भी आने वाला हूँ। मुझे 2 कॉल्स आ चुके एआई के ऊपर काम करने के लिए। तो अभी तो ये जैसे रिटर्नों की डेट खत्म होगी तो एआई बेस्ड सिस्टम आएगा जो रिटर्नों को सेस करेगा और ऑटो नोटिस इशू करेगा। इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर वो कानून के मुताबिक देना भी शुरू कर दे, डिजिटल भी कर दे, तो ना टैक्स अदा पे कोई फर्क पड़ेगा, ना मुआशी इशारिया पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर आपका कोई लायबिलिटी जैसे 122 का नोटिस आया हुआ है, कोई आपका केस खुला हुआ है, तो आप रिफंड नहीं ले सकते जब तक वो केस क्लोज नहीं होता। ओके, अच्छा जी, उमर बाजवा साहब, आप समझते हैं रिफंड लेना किसी जुए शीर लाने से कम तो नहीं है? आप समझते हैं रिफंड्स का जो रूल्स हैं, कानून जो कहता है उसके मुताबिक एफबीआर के अफसर जानबूझ के उस पर अमल नहीं करते, या हमारा कानून असेस देता है जनाब इसको घुमा सकते हैं आप? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन इस पे भी हमारी हुई है कि इसमें ये देखे ना कि अगर आपका बजट जो है जी, एग्जैजरेट उसको किया हुआ है। अच्छा, उसका टैक्स दाब में से रिफंड्स भी निकाल दें, नहीं, एडवांस टैक्स भी निकाल दें, तो फिर एफबीआर के पास क्या बचता है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इसको एफबीआर की तरफ से कोई हर्डल है या किसी की तरफ से हर्डल है। हर्डल तो इटसेल्फ है कि आपने एक, क्योंकि पहले तो देखें कॉज पकड़नी पड़ेगी कि कॉज क्या है। कॉज ये है कि पहले आपका 9,200 अरब का बजट टारगेट था 2025 तक, अब 2026 तक आपका 13,000 समथिंग अरब का टारगेट है। अब मुझे ये बताएं, इतना एग्जैजरेट आपने कर दिया बजट को, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो आएगा। वो इम्पैक्ट किस पे आएगा? मौजूदा टैक्स पे ऑब्वियसली जब आपकी कलेक्शन उस हिसाब से नहीं है, रिफंड का मतलब है कि एफबीआर ने अपने उसको क्रेडिट करना है, मतलब उनके अकाउंट्स में है ना पैसों को, रेवेन्यू को माइनस करना है। अब वो पहले ऑलरेडी कलेक्शन हो नहीं रही है, रिफंड देने के तो और ग्राफ निकाल, एफबीआर के अफसर मजबूर होते हैं। मैं इस हवाले से मैं कहूंगा वो मजबूर भी होते हैं। एक दूसरा पॉइंट भी है कि मजबूर नहीं भी होते, ये भी एक अलग बहस है कि अगर आप एक ड्यू किसी का रिफंड है तो आप उसको क्यों रोका हुआ है। मतलब एक उसके, जैसे आपने बात की है कि एक्सपोर्टर के हवाले से, अब एक्सपोर्टर का तो वो जाहिर सी बात है, उनको तो इनकरेज करने के लिए करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल इंसेंटिवाइज करती है कि इनको इनकरेज करने के लिए, क्योंकि वो मुल्क में बिलियंस डॉलर उनको इनकरेज किया जाता है। लेकिन एक्सपोर्टर को ये जो बुनियादी सहूलियात हैं, बिजली महंगी, गैस महंगा, पानी महंगी, लेबर महंगी, अब वहाँ तो उनको असल फैसिलिटी उनको देनी चाहिए। अब इसका हम एनालिसिस कर लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से कर लेते हैं। एक तो हमने बात की ना पाकिस्तान की, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनली क्या हो रहा है। अब इंटरनेशनल जैसे यूएस है, अब यूएस का इतना आसान सिस्टम है कि सर अगर किसी भी बंदे का कोई रिटर्न फाइल करता है तो उसका ना कोई टैक्स क्रेडिट है या टैक्स रिफंड जा रहा है, तो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसको एक टाइम लिमिट बता दी जाती है कि इस टाइम लिमिट में आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, और सर वो उसी डेट पे उसको क्रेडिट हो जाता है। सर इसका मतलब क्या है, जब आप टैक्स पेयर को इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे, तो टैक्स पेयर खुद आपको टैक्स जो है वो जमा कराएगा। अब उनको टैक्स पेयर को पता है कि सरकार को, एक जनरल मकूला हमारे में मशहूर है कि सरकार को पैसे देना तो आसान है, पैसे सरकार लेना बहुत मुश्किल है। सही कह रहे हैं। जब आप ये कॉन्फिडेंस आप उनको बिल्ड कर देंगे ना, तो मेरे ख्याल से इसमें कलेक्शन में भी बेहतरी आएगी, टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा, तीसरा आपके फिगर्स भी बेहतर होंगे। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है।
रिफंड्स लेने के लिए एक तो टैक्स पेयर के माइंडसेट में मैंने 10% देना, 20% देना है, तो ये कॉन्सेप्ट भी है डिपार्टमेंट में, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं फिर तो वो कॉन्सेप्ट वाले लोग बासानी अपना टैक्स वसूल कर लेते हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, मेरे ख्याल से इसको ऑफ द रिकॉर्ड ही रहने दी जाएगी, क्योंकि लेकिन हकायक तो है ना, लोगों को सामने लोगों को सबको तो पता है यार रिफंड लेना ऑन एयर हो किसी जुआ शीट लाने से कम नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है, वो हम इसको ना इस तरह कह लेते हैं कि रिफंड में ना बेशुमार हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स होती हैं, ऑब्वियसली वो किसने फेस करनी है। लेकिन वो यासर साहब आप उसका जो कह रहे थे ये तो क्लेम 10 लाख तक तो क्लेम करना ही नहीं चाहिए, वो बहुत से हर्डल है, ठीक लेकिन जिनके अरबों के खरबों के रिफंड्स हैं उनके भी तो मसाइल बनते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है वो मामला। तो ये है कि वो टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करने के लिए वो तो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लो होना चाहिए, तो फिर ही इसको स्पीडली इसको किया जा सकता है। इनकम टैक्स में ज्यादा रिफंड से निकलते हैं या सेल टैक्स में ज्यादा? रेशियो दोनों ऑलमोस्ट दोनों सेम है। इनकम टैक्स में थोड़ा सा मेरे ख्याल से मोर और लेस स्पीडली हो जाता है, सेल्स टैक्स में जरा मुश्किल होता है। सेल्स टैक्स में रिफंड के लिए फास्टर वाला सिस्टम बनाया है। ट्रैक वो एक्सपोर्टर के लिए सिर्फ, बाकी को आप माइनस कर दें। बाकी में फिर ये है कि उसके भी कॉम्प्लिकेशंस है कि आप सेल्स टैक्स में पहले आपने रिफंड लिया है, उसके बाद पोस्ट रिफंड ऑडिट भी होता है, इधर भी होता है ऑडिट, तो टैक्स में भी होता है, लेकिन उधर फिर पोस्ट रिफंड ऑडिट होता है, उससे पहले भी ऑडिट होता है, उसके बाद भी ऑडिट होता है। तो रिफंड ऑब्वियसली फिर बात वही उधर घूम फिर के आ जाती है कि रिफंड लेना जो है वो बहुत मुश्किल है। अगर तो एज पर लॉ मेरे ख्याल से जो लॉ में प्रोविजंस दी हैं और टाइम लिमिट दी है, मेरे ख्याल से अगर उसी को फॉलो कर लिया जाए तो सफिशिएंट है। या सर कुरैशी साहब, सेल टैक्स और इनकम टैक्स के रिफंड्स में फर्क क्या है और प्रोसीजर क्या है? देखिए सर, हमारे भाई ने पहले भी बताया है कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स में दोनों का डिफरेंस है। इनकम टैक्स रिफंड ये होता है जो आपने इनकम टैक्स एडवांस में पे किया हो, लाइक 147 में आपने पे किया हो, 148 में आपने पे किया हो, 153 के अंदर आपने टैक्स पे किया हो, जो आपने एडवांस टैक्स अगेंस्ट इनकम पे किया हो, जो पेमेंट्स के अगेंस्ट होता है, वो होता है आपका इनकम टैक्स, और वो आप रिफंड कर सकते हैं। उसका डिपार्टमेंट भी अलग है, उसका यूनिट्स भी अलग है, और उसका प्रोसीजर भी अलग है। दूसरा आता है जो सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में होता है कि आप सेल टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, और आपकी जो एडजस्टेबल जो टैक्स है, जो आप इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है, वो आपको आउटपुट कम है तो आपको जो डिफरेंस है इनपुट का वो आप क्लेम करते हैं। वो ज्यादा एक्सपोर्टर्स ही क्लेम करते हैं, इंपोर्ट कैटेगरी में वो नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात ये कि सर दोनों का जो प्रोसीजर है वो ये है कि 177 है और उधर 72 भी है, और दोनों के अंदर जो है ना बेसिकली ऑडिट प्रोविजन मौजूद है। कोई भी एफबीआर ऑडिट के बगैर रिफंड इशू नहीं करता। इसकी मैं पॉलिसी बता देता हूँ आपको, क्योंकि वी आर लीगल प्रोफेशनल, तो मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। इसकी पॉलिसी होती है, कोई भी काम ना स्टेट कोई इदारा अपनी पॉलिसी के तहत काम करता है। पॉलिसी ये होती है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। एफबीआर बैठा हुआ है टैक्स रिकवरी इदारा, ना कि टैक्स पेमेंट इदारा। उसका एक माइंड सेट है कि मैं आज ऑफिस आया हूँ, ऑफिसर ने कोई पहले 2 कॉलें कमिश्नर की तरफ से, चीफ की तरफ से, ऑफिसर की तरफ से आती हैं कि भाई आज 12 बजे के बाद तूने इतनी रिकवरी देनी है, भेजो। डेली बेस पे, डेली बेसिस पे सर कॉल आती है हमें, मंथ एंड पे, क्वार्टर एंड पे, हर ऑफिसर का लेटर आता है कि आपने इस मंथ पे इतनी क्लोजिंग देनी है, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता, कैसे भी देनी है आपने। वो कैसे भी दे, वो फिर हमें मैसेज करते हैं सर कोई रिकवरी करवा दे। तो ये इशू होता है, ये मसले मसाइल हैं, वो अपनी मजबूरियों में अपने लेके बैठे होते हैं। तो जब उसके पास रिकवरी का टारगेट है, तो उसके बाद जब मंथ एंड पे हमारी रिफंड की फाइल पड़ी होगी, वो उसको नहीं देख सकता। इट इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो वो उसको ना देखता है। ये एफबीआर से सिस्टम में अलग कर देनी चाहिए रिफंड। सर हुकूमत से खजाने से लेना, हुकूमत के जरिए लेना मेरे कानून है कुछ। इसमें अब एक ब्रॉडली और एज पर लीगल बात करने लगा। रिफंड के लिए ना तो टैक्स पेयर को जाना चाहिए, ना एफबीआर को कुछ करना चाहिए। ये ऑटो सिस्टम के अंदर हमें आ जाना चाहिए। एफबीआर के बाद रिकवरी के 10,000 रास्ते हैं। वो पोस्ट ऑडिट करता है, वो प्री ऑडिट करता है, वो हमारे अदर चीजें देख सकता है। उसको 122 की पावर है, बेस्ट जजमेंट की पावर है कमिश्नर के पास, वो करे तो कौन रोकता है? और वो कर भी रहे हैं। एक्चुअली मसला ये है कि एक तो हमारा एफबीआर का सिस्टम, जो लोग है उतना काम नहीं करते, और जो करते हैं वो अपने आप को इनसफिशिएंट समझते हैं कि मैं इनसफिशिएंट हूँ। हमारा जो सिस्टम है, आप मुझे रिफंड भी दे दे, आप मेरा ऑडिट तो कर सकते हैं, करें ना ऑडिट मेरा, आप मुझे कॉल करें 177 के अंदर, मुझे रिफंड दे दे, उसको मुझे चलाएं, जब तक चलना है चलाएं। सही। मेरा जो अगर लायबिलिटी बनती है एज पर लॉ, मेरा राइट है कि मैं उसके अगेंस्ट अपील करूं, मैं हाई कोर्ट जाऊं, मैं ट्रिब्यूनल जाऊं, या मैं आपको रिकवरी दूं। और आपको 137 की पावर है, 138 की पावर है, 139 की पावर है, 140 की पावर है। आपको इतनी पावर्स दे दी गई है रिकवरी के लिए, आप क्यों डर रहे हैं? आपने क्यों ये सिस्टम बना दिया कि आपके पास लोग आए और आपको तरले करें अपने लॉफुल पैसे के लिए? आपके पास पावर है, आप अपनी पावर को इस्तेमाल करके जो मर्जी करें। एटलीस्ट सिस्टम जो है को ऑटो अलाउ करना चाहिए, और कम से कम खुद जनरेट करे, खुद ब खुद एडजस्ट कर दे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अरबों का रिफंड होता है, और आप समझ रहे होते हैं कि आप हमें वो जाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि जो अरबों का, बिलियंस ऑफ रुपीस का रिफंड होता है, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं, उनका रिफंड का उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया होता है। फिर को पता है कि इसका ये हर महीने रिफंड आना है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, हमारे अदर सेक्टर्स हैं, तो उस सेक्टर्स के अंदर एक्सपोर्टर्स का रिफंड, इंडस्ट्री का रिफंड वो आता है, बट उसमें भी 2 पोर्शन आ जाते हैं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स। अब वो ज्यादा सेल टैक्स की तरफ जाते हैं, तो इनकम इतनी होती है कि उनको 113 भी मिनिमम टैक्स लग जाता है, उनको 4C लग जाता है, उनको 65 लग जाता है।
जाता है, उनको 4A भी लग जाता है। यही इनकम टैक्स का रिफंड उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उनकी जब सेल जब ट्रिलियन में जाती है और अरबों में जाती है तो वो टैक्स स्लैब से ही निकल जाते हैं, तो वो सेल टैक्स का रिफंड लेते हैं। तो मेरी मैंने जो हमारे ऑथोराइज पर्सन है, एफबीआर पर्सोनल्स है, हमारे चेयरमैन एफबीआर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि रिफंड सिस्टम को एज पर लॉ सिस्टमैटिक ऑटो कर दिया, ऑटोमेशन पे ले, और आप डंडा उठा ले। आपको लगता है कि वो गलत करता है सजा दे, वो कानून मौजूद है। हम बैठे हुए हैं, हम आपको असिस्ट करेंगे, बीइंग अ लीगल फ्रेटर्निटी असिस्ट करेगी। आप देखिए हमारी जो टैक्स पार है माशाल्लाह, हर वक्तन एफबीआर को असिस्ट करती है, एफबीआर को हर जगह में सपोर्ट करती है। टैक्स कलेक्शन में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। हम टैक्स पेयर को कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं कि यार ये लॉफुल टैक्स है, ये पे करो। किसका दिल करते दे करो। सबसे बड़ा किरदार टैक्स बार के मेम्बरान का होता है, जो अपने क्लाइंट से कह के टैक्स अदा करवाते देश माशाल्लाह हैं, एडवांस टैक्स भी जल्दी फौरी दिलवाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमें फोन आता है कि जी ऑफिसर कह रहे हैं मैं क्या करूँ, ये देखें जी मुझे लेटर आया हुआ है, मैंने 30 को। कौन लोग रिफंड्स क्लेम कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इसको जरा आप इस एंगल से लें कि एक मैं हूँ, मेरा भी रिफंड बनता है, और एक इदारा है उसका भी रिफंड बनता है। हमेशा वो बंदा रिफंड क्लेम करे या कर सकता है कानून के मुताबिक जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मैनेज्ड है, जिसका सिस्टम सीधा है, जिसके पास प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसके पास चार्टर्ड फर्म की सर्विसेज है, या एटलीस्ट उसके पास प्रेमा फशाई एविडेंस है, CPRs है। ऐसा भी होता है कि इदारे रिफंड क्लेम कर रहे होते हैं, उनके रूल 42 के मुताबिक उनके विद होल्डिंग सर्टिफिकेट्स ही नहीं होते। ऐसे इदारा भी हमारे पास केसेस आए हैं कि उनके पास पेमेंट की है, टैक्स डिडक्ट भी हुआ उनका एडवांस में, लेकिन सरकार के खाते में जमा नहीं हुआ होता। वो बंदे जिनका टैक्स डिडक्ट हुआ है लेकिन उनका प्रॉपर सिस्टम नहीं है या उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, वो इवन के अप्लाई भी नहीं कर सकते। बुक्स में आ जाना, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है सर। डॉक्यूमेंटेशन इज द क्रेडेंशियल इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी एफबीआर को आपने जब कहना है कि मैंने इतने पैसे दे, उसको CPR देना पड़ेगा जो हमने एडवांस में टैक्स आपने पे किया होगा, और CPR शुड बी वेरीफाइड। कभी कभी आपको CPR नहीं होता, आपको विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट होता है। विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट इनकम टैक्स रूल 42 के तहत इशू होना चाहिए, अदरवाइज वो रूल्स के मुताबिक भी नहीं है, फिर भी वो इलीगल है। अच्छा यासर साहब, एक हमारे मुल्क में मुहावरा बड़ा मशहूर है, रिफंड्स की मद में हुकूमत से बहुत सा पैसा वसूल किया गया और लोग अमीर हो गए। इसमें कुछ सच्चाई है? सर जी आपने ओपन क्वेश्चन पूछा है, ये बॉम्सर है। वैसे बड़े लोग यार ये अमीर हो गए, इसने रिफंड गैर कानूनी तरीके से लिया था, दूसरे बेवकूफ बनाया, डिपार्टमेंट को बनाया, हुकूमत को बनाया, बाकी लोग बहुत अमीर हो गए। इसमें कुछ सच्चाई है? वैसे सादा सा सवाल है मेरा, मैं इसको इस तरह आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आपने ऑन एयर सवाल पूछा। बैंक के अंदर आप जाते हैं और आप एक चेक पे जमा करवाते हैं और 5 लाख रुपए से कैश ले लेते हैं, और चेक है फेक। इसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो तो चेक देने वाला रिस्पॉन्सिबल है सर। जो कैश करने वाला वो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसने काउंटर पे कैश रिसीव किया चेक, उसने सिग्नेचर वेरीफाई किया और आपको पेमेंट भी कर दी, वो दोनों बंदे रिस्पॉन्सिबल है। ये किसी हद तक बात ठीक है, पहले होता था, लेकिन बॉयज फाइन भी ऐसे होते हैं, वो अफसर तो चेक करता है, मैच कर रहे होते हैं। नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जस्ट ले मैन की क्वेश्चंस हैं कि वो साइन हो गए, वो ऐसे हो गया। हमारे दौर से पहले की बातें जरूर हो सकती हैं, इंडस्ट्री में बड़ा मौजूदा हालात में नहीं है। कानून हमारा बहुत मुतारक है, हमारे अब तो इंटेलिजेंस बहुत तेज है, आर्टिफिशियल सारा काम अब तो बहुत मुश्किल है। आज के दौर में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आज से 20 साल का 30 साल पहले बड़े बड़े इदारों ने बड़ा पैसा कमाया। तो निज़ाम को किस तरह बेहतर बना सकते हैं? मैं आपके प्रोग्राम में असिस्ट किया है कि इसको ऑटो कर देना चाहिए, और एफबीआर को चाहिए कि प्लीज सारे टैक्स पेयर चोर नहीं होते। उमर भाई साहब, आप क्या कहते हैं? टैक्स ईयर 2024-25 इन चारों सालों का गैप एनालिसिस करे। एक फिगर तो आती है ना टेंटेटिव कि इतने हर साल इतना रिफंड होना है। बिल्कुल ऐसी है। मेरी अपनी जाती रहे कि इसमें ना एफबीआर को एक बकायदा तौर पे बजट एलोकेट कर देना चाहिए, एक बजट एलोकेट करना चाहिए और उसको सेपरेट रखना चाहिए। जैसे कि उनका टैक्स एक्सपेंडिचर्स है, टैक्स एक्सपेंडिचर्स में क्या होता है, जो एग्जाम्पशंस देते हैं, जो रिड्यूस रेट पे देते हैं, जो टैक्स क्रेडिट देते हैं, वो भी एक अलग उन्होंने किया। जैसे टैक्स ईयर 2024 में उन्होंने 40% एफबीआर ने खुद अपनी उनकी रिपोर्ट में शामिल लिखा हुआ है कि 40% हमने टैक्स एक्सपेंडिचर्स किए हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक उसको भी उसी जुमरे में डाला जाए और उसका बजट एलोकेट किया जाए, ताकि इससे क्या होगा, टैक्स पेयर को फैसिलिटेट होगा, टैक्स पेयर को प्रॉपर रिफंड्स मिलेंगे। जब टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बहाल होगा कि यार पैसे मिलते भी हैं सरकार से, सिर्फ पैसे देने नहीं है, मिल भी जाएंगे, जब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो मेरे ख्याल से कलेक्शन भी बेहतर होगी, कलेक्शन बेहतर होगी तो बजट बेहतर होगा, बजट बेहतर होगा तो सर हमारे साहब आपको बहुत शुक्रिया, यासर अकरम कुरैशी साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। रिफंड्स का कानून और रूल्स तो बहुत आसान है, जिस तरह अभी हमारे दोस्तों ने बताया। अगर ऑटोमेशन सिस्टम पर आप जाना चाहते हैं, आप डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, तो अपने सिस्टम में रिफंड्स के रूल्स को, कानून को भी इम्प्लीमेंट कर दे। किसी को रिफंड मांगने के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, किसी अफसर के सामने ना बैठना पड़े। कानून के मुताबिक जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसका कॉलम मौजूद होना चाहिए, एडजस्ट हो जाए या उसको कैश मिले, जो भी वटेवर। अगर क्लाइंट का, टैक्स पेयर का एतमाद बहाल होगा तो ये सिस्टम बेहतर होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम
अफजल अयूबी के साथ।